हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आईपीसी और सीआरपीसी में डिफरेंस क्या होता है। बहुत लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आईपीसी और सीआरपीसी सेम ही ब्रांच के हैं, बट इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लॉ क्या होता है। तो लॉ होते हैं कि जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब सिंपल है कि कोई एक देश अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है ताकि लोग इसे फॉलो करें, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो हो नहीं सकता, वहाँ पे कमज़ोर लोग मारे जाएंगे। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है जिसको लॉ बोला जाता है। तो ये डिवाइडेड होता है सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ में। और सिविल लॉ मतलब जो जो नॉर्मल केसेस होते हैं, जैसे कोई समझ के चलिए कि प्रॉपर्टी वगैरह केस है, ऐसे केसेस सिविल लॉ के अंदर आता है। क्रिमिनल लॉ के अंदर जैसे मर्डर वगैरह हो गए, ये सारे केसेस क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं। अब जब आईपीसी और सीआरपीसी की बात होती है तो सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि आईपीसी सब्सटैंटिव है और सीआरपीसी प्रोसीजरल है। अब सब्सटैंटिव का मतलब ये हो गया कि इसमें ये बताया गया है आईपीसी में कि क्या क्या होता है। आई मीन क्या क्या, जैसे मर्डर्स आईपीसी में लिखा है कि सेक्शन 300 में मर्डर लिखा है कि मर्डर क्या करने से मर्डर होगा। और प्रोसीजर मतलब होता है कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए कोई भी अगर क्राइम हुआ हो तो जैसे मैं बताना चाहूँगा कि सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी में ये बोला गया है कि पुलिस आपको कैसे अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। तो आप जैसे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे सीआरपीसी में एक प्रोसीजर बोला गया है कि आपको कैसे अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। वहीं पे आईपीसी सेक्शन 300 में ये बोला गया है कि मर्डर कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है। ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है, आगे बढ़ते हुए बताऊंगा कि आईपीसी से शुरुआत करते हैं। तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड हर क्रिमिनल लॉ के एस्पेक्ट को डील करता है। ये इनैक्ट हुआ था 1862 में, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे। इसे ड्राफ्ट किया गया था 1860 में, वही रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन 1834 अंडर द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड बेबिंगटन मैक्यूले। अब ये ब्रिटिश राज के अंदर आया था पीरियड 1862 में। अब ये बोला गया है कि जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में, वहाँ आईपीसी नहीं फॉलो होता है, वहाँ पे वो फॉलो होता है रणबीर पेनल कोड। पर अब क्या है कि जब से स्पेशल स्टेटस हट चुका है जम्मू एंड कश्मीर से, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई न्यू अमेंडमेंट ला दे और वहाँ पे भी आईपीसी फॉलो होने लग जाए। तो ये बात की बात है, इस पे बात पे किसी दिन चर्चा करेंगे। अभी जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अभी इस आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर्स है और 511 सेक्शंस हैं। अब जुरिस्डिक्शन की बात करें तो आईपीसी में सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। जहाँ पे सेक्शन 1 ये बोलता है कि ऑल दी ऑफेंसेस कमिटेड इन इंडिया वो आईपीसी के अंदर आएंगे। कोई भी आप क्राइम अगर इंडिया में रहते हुए करते हैं तो वो आईपीसी के अंदर आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब इंडिया के अंदर ही रहते हुए क्राइम किया जाए तो वो आईपीसी के अंदर आता है। आगे बढ़ते मैं ये आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे सेकंड सेक्शन ये बोला गया है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब आपको पनिशमेंट कौन कौन सी मिलेगी अगर आप विद इन इंडिया कोई कमिट करते हैं कोई क्राइम। अब सेक्शन 3 ये बोला गया है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में रह के ही क्राइम करें तो आईपीसी के अंडर आएँ। ऐसे भी क्राइम्स होते हैं जो इंडिया के बाहर किया जाए पर उसे ये करार दिया जाता है कि वो इंडिया के अंदर ही किए गए हैं। तो ये सेक्शन 3 उससे डील करता है। अब सेक्शन 4 डील करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस से। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ से इंडिया से बाहर हो। तो इसमें 3 सब सेक्शंस भी हैं कि जैसे कोई सिटीज़न ऑफ इंडिया अगर बाहर कहीं क्राइम करता है तो या तो कोई एयरक्राफ्ट या शिप रजिस्टर है इंडिया पे, वो कहीं और मिला क्राइम करते हुए, या ऐसा कोई
कंप्यूटर रिसोर्स जिसे टारगेट किया गया हो इंडिया के अंदर, जिसे बोलते हैं टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया, तो ये सारी चीज़ें भी आईपीसी के अंडर आएंगी और इसे ऐसा ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो कहीं बाहर नहीं, इंडिया में ही कमिट किए गए हैं ऐसे क्राइम्स। और सेक्शन 5 ये बोलता है कि कुछ लॉज होते हैं जो आईपीसी के अंडर कवर नहीं होते। समझ के चलिए कि आर्मी वालों के लिए एक स्पेशल एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो आईपीसी के अंडर कवर नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ सीआरपीसी का। तो सीआरपीसी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ये आया था, ये इनेक्ट तो हुआ था 1973 में, पर ये आया 1 अप्रैल 1974 में। एट प्रेजेंट देखा जाए तो इसके 484 सेक्शंस हैं, 2 शेड्यूल्स हैं और 56 फॉर्म्स हैं, जो टोटली डिवाइडेड है 37 चैप्टर्स में। अब ये बोला जाता है कि प्रोसीजरल, ये जो कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर है ये मैंडेटरी नेचर है। तो ये मैंडेटरी नेचर इसलिए है क्योंकि आप कोई भी प्रोसीजर ओवरलैप करके आप जा नहीं सकते, आपको ये एक बेसिक प्रोसीजर, ये मैंडेटरी प्रोसीजर, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसका उदाहरण देखेंगे कि ये पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो आपकी एफआईआर इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट या वारंट्स इशू करते हैं या फिर इस चीज़ पे काम करते हैं, उन्हें भी सीआरपीसी फॉलो करना पड़ता है क्योंकि उसमें प्रोसीजर्स वगैरह लिखे होते हैं। तो ये है आपके बेसिक डिफरेंस आईपीसी और सीआरपीसी के। तो थैंक यू सो मच। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरा पहला वीडियो इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं रोज़ हर हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा डिफरेंट टॉपिक्स पे, और आपका अगर मुझे सपोर्ट मिले तो वो मेरे लिए बेहद ही खुशी की बात होगी। तो थैंक यू एवरीवन, सी यू, बाय।